तो चलिए पहले समझ लेते हैं कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन किस तरीके से हो रही है। दिस इज मास m1 और ये मास हमारा m2 है। मास m2 रुका हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये हम जीरो ले लेते हैं। मास m2 की इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, जबकि मास m1 कुछ इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से v1i से आ रहा है और इससे टकराता है। जब ये टकराता है तो इसको इस तरीके से हम बताते हैं m1 एंड m2। ये जैसे ही टकराता है इससे, तो टकराने के बाद m2, दिस इज हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं। m2 कुछ आगे चला जाता है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है मान लेते हैं v2f मान लेते हैं, जबकि m1 टकरा के पीछे की तरफ आ जाता है, कुछ यहाँ पे आ जाता है। ये m2 आगे की तरफ जाता है, m1 कुछ टकरा के मान लेते हैं इस तरीके से पीछे की तरफ आता है, मान लिया हमने v1 फाइनल वेलोसिटी इस तरीके से आ। तो अब हमें पता लगाना है कि जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी m1 की, m2 की, और ये परफेक्टली कंप्लीटली इलास्टिक ओरिजिन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 एंड मास m2। तो पहले सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। सो कंजर्वेशन मोमेंटम यही कहता है इनिशियल का मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो इनिशियल मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ मास m1 प्लस मोमेंटम ऑफ मास m2। मास m2 तो रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। हम जो मास m1 है उसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 i, जो कि उसकी वेलोसिटी है, प्लस m2 का मोमेंटम जीरो है, जीरो लेंगे। फाइनल मोमेंटम इज m1 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 f से, जबकि m2 मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 f से। कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसको जीरो को हटा देते हैं तो इस तरीके से हम लिख देते हैं m1 v1 i इज इक्वल टू m1 v1 f प्लस m2 v2 f। एक तो ये हमारे पास आ गया। अब हम दूसरी बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ मास m1 इनटू वेलोसिटी ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1। अब m2 रुका हुआ था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, उसको हम नहीं लेते, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मास m1 किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v1f से मूव कर रहा है, उसका स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2 हाफ m2 एंड v2f स्क्वायर। v2f फाइनल वेलोसिटी है मास m2 की। सो ये हाफ हाफ कॉमन आउट होके हट जाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं रिड्यूस करके m1 v1 i स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 f स्क्वायर प्लस m2 v2 f स्क्वायर। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशंस के बेसिस पर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मास m1 की और मास m2 की। अब हमारे पास नॉन वेरिएबल्स कौन से हैं? मेरे पास नॉन वेरिएबल है, मुझे m1 का मास पता है, m2 का मास पता है और m1 की इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो जो भी हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे मास m1 की और मास m2 की, वो इन तीनों नॉन वेरिएबल्स दैट इज v1i, m1 एंड m2, इन तीनों के टर्म्स में निकालेंगे, तभी हमें पता लग पाएगा कि m1 की फाइनल वेलोसिटी क्या है और m2 की फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, पहले इस इक्वेशन को वन ले लेते हैं और इसको टू ले लेते हैं। m1 v1 f को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी m1 v1 i माइनस m1 v1 f इज इक्वल टू m2 v2 f। फाइन, m1 मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया v1 m1 ब्रैकेट स्टार्ट v1 i माइनस v1
एफ ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू m2 v2 f। इसको मैंने इक्वेशन 3 ले लिया। फाइन। अब इस वाली को इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगी मेरी m1 v1 i स्क्वायर माइनस m1 v1 f स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 f स्क्वायर। m1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, सो m1 v1 i स्क्वायर माइनस v1 f स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 f स्क्वायर। सो दिस इज आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज आइडेंटिटी, जो इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है जो कि होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। सो दिस इज एन आइडेंटिटी। यही आइडेंटिटी हम लगाएंगे अपनी इस टर्म में, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं m1 v1 i माइनस v1 f ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय v1 i प्लस v1 f इज इक्वल टू m2 v2 f स्क्वायर। फाइन। अगर हम देखें, इधर अब मैं देखूं, इसको इक्वेशन हम 4 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 3 की तरफ हम देखते हैं। इक्वेशन 3 में हमें m1 ब्रैकेट स्टार्ट v1i माइनस v1 f देखने को मिल रहा है, और इक्वेशन 4 में भी हमें m1 ब्रैकेट स्टार्ट v1i माइनस v1 f देखने को मिल रहा है। तो क्या मैं इसकी जगह, इस पूरी टर्म की जगह ये चीज लिख सकता हूं? यस, लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूं। सो मैंने लिख दिया m2 v2 f मल्टीप्लाइड बाय v1 इनिशियल प्लस v1 फाइनल ब्रैकेट में इज इक्वल टू m2 v2 f स्क्वायर। सो दिस m2 कैंसिल आउट, और ये v2f की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ v2f रह जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो फाइनल आया मेरा v2f इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1। तो ये मेरा एक्सप्रेशन एक निकल के आया, जो कि हमारी मदद करेगा इनकी फाइनल वेलोसिटी निकालने में। ये देखिए, जो फाइनल वेलोसिटी है मास m2 की, वो सम है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 और फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2 का। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये इक्वेशन निकाली थी, एक तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने निकाला इसको नाम फिफ्थ इक्वेशन दे देते हैं। जो v2f है, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो v2f इज इक्वल टू v1i प्लस v1f इधर मैं पुट कर देता हूँ, तो ये जो पूरी जो इक्वेशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 के टर्म्स में आ जाएगी। तो हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 निकाल सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं m1 v1i माइनस m1 v1f इज इक्वल टू m2 v2f की जगह मैं ये चीज लिख देता हूँ v1i प्लस v1, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसको खोलते हैं, तो m1 v1i माइनस m1 v1f इज इक्वल टू m2 v1i प्लस m2 v1f। अब हमें चूंकि v1f निकालना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1, तो इसको हम इन टर्म्स को एक जगह ले जाएंगे और जो बाकी टर्म्स हैं उनको अलग कर लेंगे। तो मैंने ये किया m1 v1i, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, माइनस m2 v1i इज इक्वल टू, इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगी मेरी राइट हैंड साइड आ जाएगा मेरा m2 v1f प्लस m1 v1। यहाँ पे v1i कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं m1 माइनस m2
v1i इज इक्वल टू, इधर v1f कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 एक ही बात है, v1f ले लेते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आने वाली है मास m1 की इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, v1f इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1। सो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई मास m1 की इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1। m1 m2 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 ये तीनों हमें नोन थे, तो इसके टर्म्स में हमने मास m1 की फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2 भी निकालते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन की बात करते हैं, यही इक्वेशन हम लेते हैं। अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मास m2 की, तो इसको रखे रखेंगे, इसको नहीं हटाएंगे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 को हम हटाएंगे, तो कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, m1 मुझे नोन है, v1 ये भी नोन है, माइनस m1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1। क्या निकाली हमने फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी हमारी ये है। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 इज इक्वल टू, ये हमारा इज इक्वल टू यही आ जाएगा, m2 v2f। m2 v2f इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मास m2 की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। चलिए करते हैं इसको। ये वैसे लंबा है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए m1 v1i डिवाइड बाय, जैसे एलसीएम लेंगे तो m1 v1i इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, m1 v1i टाइम्स m1 प्लस m2 ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, m1 v1i दिस इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 v2f। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, एक ये हो गया, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, m1 और m1 मल्टीप्लाई होगा तो m1 स्क्वायर। अब एक चीज देखते हैं, v1i और v1i दोनों में कॉमन है, तो उसे बाहर ही निकाल लेता हूं मैं v1i को। अब m1 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 स्क्वायर, m1 फिर प्लस m2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m1 m2, इधर माइनस m1 स्क्वायर, माइनस m1 मल्टीप्लाई होगा माइनस m2 से तो प्लस m1 m2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू m2 v2f। और हाँ, यहाँ पे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी देखिए m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आगे करते हैं, अब आप देखेंगे v1i इधर रह गया, m1 m2, m1 m2 दो बार है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 v2f। m2 और m2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरी v2f कितनी आएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2, ये आ जाएगी 2 टाइम्स m1 v1i इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये आ गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2 भी आ गई। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2, m1 पता है हमें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 भी पता है, उसका मास भी पता है, और m2 का मास भी पता है, तो दोनों चीजें फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 और फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2, ये दोनों हमने तीन वेरिएबल जो थे, जो नोन थे, उसके टर्म्स में हमने निकाल दी। अब कुछ स्पेशल केसेस लेके चलते हैं। स्पेशल केसेस किस तरीके से, मान लेते हैं जो मास m1 है, मास m1 जब टकराता है मास m2 के जस्ट बराबर है, इज इक्वल है, तो उस केस में जैसे जो मास m1 है और मास m2 बिल्कुल बराबर है आपस में, और जब ये टकराते हैं तो क्या होगा, जब मास m1 m2 से टकराएगा तो क्या होगा,
उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मास m1 की। तो इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं m1 और m2 बराबर हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, दिस बिकम्स जीरो न्यूमरेटर, और जीरो के साथ अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो जब मास m1 और m2 बराबर हैं तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि मास m1 जब टकराएगा m2 से तो वो तो रुक जाएगा बिल्कुल, और जबकि मास m2 मूव करने लग जाएगा। पहले मास m1 मूव कर रहा था, जैसे ही ये टकराया m2 के साथ तो ये रुक गया, इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। और m2 किस वेलोसिटी से मूव करेगा वो भी देख लेते हैं। m2 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v2f ये है। m1 और m2 बराबर हैं, तो अगर हम m1 इज इक्वल टू m2 पुट करेंगे तो जो फाइनल वेलोसिटी है मास m2 की वो क्या निकल के आएगी, इनिशियल वेलोसिटी मास m1। तो जब दो मासेस इक्वल हैं, m1 जैसे ही टकराता है m2 के, m1 और m2 बराबर है तो m1 रुक जाएगा, और जबकि m2 जो m1 की वेलोसिटी थी उसी से मूव करने लग जाएगा। तो इससे हमने पता लगाया कि आपने देखा होगा जब बिलियर्ड्स में बिल्कुल सेम बॉल्स होती हैं, हेड ऑन कोलिजन होता है, तो पहली बॉल रुक जाती है और दूसरी बॉल उसी सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ चलने लग जाती है। तो ये इस एक्सप्रेशन से हमें पता लग गया। अच्छा, अगर दूसरा केस लेके चलें, व्हेन m2, जो m2 है वो बहुत बड़ा है m1 से, तो अगर उस केस में क्या होगा, m2 बहुत बड़ा है m1 से, तो m1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं m2 के टर्म्स में, क्योंकि m2 बहुत बड़ा है। तो उस केस में जब ये देखिए कुछ इस तरीके से करते हैं, जो ये मान लेते हैं ये m1 है और ये कुछ m2 है, इतना बड़ा मान लिया हमने। तो जब m1 आता है, इससे टकराता है, तो क्या होगा, v1 इस वेलोसिटी से टकराता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम m1 को नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि जीरो ले लें, बहुत बड़ा है m2 के मुकाबले, तो क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी वो क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 वुड बी माइनस ऑफ इस इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि जैसे ही मास m1 इतने बड़े मास से टकराएगा, टकराने के बाद ये रिबाउंड हो जाएगा, जिस वेलोसिटी से आ रहा था उसी वेलोसिटी टकरा के वापस चला जाएगा कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन में। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी मास m1 की, इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब m2 की क्या वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, अगर हम यहाँ पे m1 को नेग्लेक्ट कर दें और m2 डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा है, तो डिनोमिनेटर में चीज़ बहुत बड़ी है, तो जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी m2 की वो ऑलमोस्ट जीरो होगी, वो हिलेगा ही नहीं, तो ये बहुत भारी है। तो जो m2 की फाइनल वेलोसिटी होगी वो ऑलमोस्ट जीरो होगी, जबकि m1 टकरा के उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। सो ये इस तरीके से हमने पता लगाया यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे, कि जब हेड ऑन कोलिजन होता है, वन डायमेंशन में कोलिजन होता है, तो किस तरीके से फाइनल वेलोसिटीज दो बॉडीज की इम्पैक्ट होती है, उनका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये दो एक्सप्रेशन हैं, ये आपको पता होने चाहिए। दिस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 और ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2। नॉन वेरिएबल्स के टर्म्स में हमने इनको निकाल लिया। थैंक यू।